साइकोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी, या इसके नए नाम से इसको पुकारूं तो अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू साइक शॉर्ट्स एवरीवन। इस वीडियो पर अगर आप आ गए हैं तो अब आपको ये पूरा चैप्टर आसानी से समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लास्ट तक आराम से इस वीडियो को देख लेना, लीड वीड लगा लो, टिक के आराम से बैठ जाओ, आपको बहुत अच्छे से ये पूरा चैप्टर समझ आने वाला है। बट मुझे बस 1 मिनट दो। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस चैप्टर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट्स के जैसा नहीं है। ये सब्जेक्ट तुम्हें किसके बारे में सिखाने वाला है पता है? तुम्हारे अपने बारे में सिखाने वाला है। साइकोलॉजी साइंस है, पर किसकी साइंस है? तुम्हारी साइंस है। बायोलॉजी हमें क्या बताती है कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, दिल पंप करता है, हमारी बॉडी में खून दौड़ता है जी, ये केमिकल जरूरी है, हार्मोन ये होते हैं। साइकोलॉजी हमें बताती है हमारा माइंड कैसे काम करता है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट हमें बताता है तुम्हारे दोस्त तुमसे अलग क्यों बिहेव करते हैं। अच्छा, मम्मी पापा तुम्हें क्यों डांटते हैं? क्यों कोई चिड़चिड़ा सा रहता है और कोई बड़ा ही खुश सा रहता है? क्यों हर किसी का आईक्यू डिफरेंट है? आईक्यू है क्या? इंटेलिजेंस क्या है? लर्निंग क्या है? मोटिवेशन क्या होता है? इमोशन क्या होता है? थिंकिंग क्या होती है? सोचते कैसे हम? ये सारी चीजें साइकोलॉजी हमें सिखाता है। सीधे अपने चैप्टर पे आते हैं और इसके पहले टॉपिक पे चलते हैं, जो टॉपिक है ही ये नाम चैप्टर का कि भाई क्या है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब होता है माइंड, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अच्छा, मैं माइंड क्यों बोल रहा हूं? पहले लोग बोलते थे कि साइकी का मतलब ना सोल होता है, पर बाद में हमने इस परसेप्शन को हटा दिया। अब जो प्रैक्टिकल आइडिया मैं तुम्हें वो बता रहा हूं। आज के समय जो हम बिलीव करते हैं दैट इज साइकी मतलब सोल नहीं, साइकी मतलब माइंड। साइकोलॉजी माइंड की स्टडी है। क्या समझ आया? साइकी प्लस लोगोस। मैंने बताया लोगोस मतलब स्टडी और साइकी मतलब माइंड, तो क्या बन गया? साइकोलॉजी मतलब माइंड की स्टडी है। माइंड की स्टडी को ही हम साइकोलॉजी बोल रहे हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इधर देखो सब लोग। माइंड की स्टडी हम क्या करेंगे? माइंड को जूम इन करेंगे, माइंड को जूम इन करेंगे कि माइंड में क्या आता है। अब माइंड की वजह से ना आप लोग 3 काम करते हो। 3 काम क्या क्या है वो? मेंटल प्रोसेसेस प्लस एक्सपीरियंसेस प्लस हमारे बिहेवियर। क्या कोई कह सकता है कि हम बिहेव माइंड के बिना कर सकते हैं? नहीं। क्या कोई कह सकता है हम लोग एक्सपीरियंस माइंड के बिना कर सकते हैं? नहीं। क्या कोई कह सकता है आप सोच सकते हो, रीजनिंग कर सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो मतलब माइंड के बिना? नहीं। तो माइंड की वजह से ही हम ये 3 काम कर पाते हैं, है ना? बिहेवियर, एक्सपीरियंस और मेंटल प्रोसेस। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इन्हीं 3 चीजों की स्टडी को हम बोल रहे हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ experiences and also psychology is the study of human behavior। कोई एक इंसान कुछ बिहेवियर कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, बिहेवियर क्या होते हैं, इसको साइकोलॉजी पढ़ती है। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे बनता है, उसको साइकोलॉजी पढ़ती है। हमारी मेंटल प्रोसेसेस मतलब हमारी कॉग्निशन, इसको डिफाइन करने के लिए हम वर्ड लिखते हैं कॉग्निशन। जो भी दिमाग में हमारी एक्टिविटीज चलती हैं, थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, रीजनिंग हो गया, इमेजिनेशन हो गया, है ना, मेमोरी आ गया, लर्निंग आ गया, ये जो तुम्हारे सारे चैप्टर के नाम हैं, ये सभी चैप्टर्स कहीं ना कहीं कहां फॉल करते हैं? मेंटल प्रोसेसेस के अंदर फॉल करते हैं। अब इस सब्जेक्ट को एक तरीका पढ़ने का ये है कि हम बोले जी हम रटेंगे कि साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेस की स्टडी है, एक्सपीरियंस की स्टडी है। नहीं, क्यों करना है ऐसे? समझो बात को। साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेस की स्टडी है का क्या मतलब है कि साइकोलॉजी फील्ड में जो रिसर्चर बैठे हैं ना, वो रिसर्च किस पे करते हैं? वो रिसर्च करते हैं लर्निंग पे। लर्निंग क्या होती है, कैसे कैसे लर्निंग कर सकते हैं। हमारे चैप्टर 5 लर्निंग वाले चैप्टर में हम इतने सारे एक्सपेरिमेंट, इतने इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले लर्निंग के बारे में। एक बंदा आया इवान पेवलोव। इवान पेवलोव कहता है अरे पता है हम किसी को कुछ भी सिखा सकते हैं। मैंने अपने कुत्ते को सिखा दिया कि मैं घंटी बजाऊंगा और उसके मुंह में सलाइवा आ जाएगा। छोटी बात लगती है? ये प्रैक्टिकल है, अभी आप आगे पढ़ोगे। मैं क्या बोल रहा हूं? इवान पेवलोव एक साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसने क्या किया, उसने बोला मैं अपने डॉग को ये तक सिखा सकता हूं कि इधर मैं बेल बजाऊंगा और उसके मुंह में सलाइवा आने लगेगा। सलाइवा मुंह में कब आता है? मुंह में पानी कब आता है? फूड को देखकर, खाने को देखकर सलाइवा आता है कि नहीं? खाने को देख के आता है ना।
बेल को सुन के सलाइवा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, उसने सिखा दिया, डॉग को सिखा दिया। जब हम बोल रहे हैं कि साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेस को पढ़ती है तो इस बात की गहराई को समझो, साइकोलॉजी इस पे बात करती है। क्या समझ आया अभी तक? साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ती है। डेफिनेशन का पहला हिस्सा इजी है, रटने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया। उसके बाद साइकोलॉजी एक्सपीरियंसेस को पढ़ती है। क्या होते हैं एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस क्या होते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? पता है ना, यही इस सब्जेक्ट की ब्यूटी है, बस उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। एक्सपीरियंस मतलब हम कैसा महसूस कर रहे हैं अभी, है ना। और वो क्या होता है एक्सपीरियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे भाई एक्सपीरियंस ऐसी चीज है जो ना बहुत सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब जो चीज सबके लिए अलग अलग होती है, सबके लिए वेरी करती है, वो उसको हम बोलते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस। तो हमारे एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव होते हैं, हर किसी के अलग अलग होते हैं। इस मोमेंट अगर बारिश आने लग जाए, बहुत तेज बरसात हो जाए, हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे, अरे मम्मी को बोलेंगे मम्मी पकौड़े बनाओ, मजे आएंगे। पर जो बेचारा अभी बाहर लेट से कोई एक ऐसा कोई अंकल है जो रिक्शा चला रहे हैं, उन अंकल के लिए बारिश हो जाना, बहुत बहुत तेज बारिश होना अच्छी बात होगी क्या? उनकी कमाई नहीं हो पाएगी, उनके घर उस दिन शायद खाना ना मिले उनके बच्चों को, तो उनको अच्छा लगेगा? उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। सेम बारिश है, बारिश तो सेम है, तुम्हारे लिए मजेदार चीज है, तुम कह रहे हो मम्मी पकौड़े ले आओ मजे आएंगे, उन अंकल के लिए बुरी हो गई ना। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंसेस, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव। और ये कहां स्टोर होते हैं? हमारे एक्सपीरियंस कहां स्टोर होते हैं? हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर, हमारी कॉन्शियसनेस मतलब हमारी अवेयरनेस के अंदर, बस इतना ही एक्सपीरियंस में। तो एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर, और हमारी एक्सपीरियंस एक इंसान के कॉन्शियसनेस, उसकी अवेयरनेस के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो मेंटल प्रोसेस समझ लिया, एक्सपीरियंस समझ लिया। अब तीसरी चीज क्या थी? बिहेवियर। साइकोलॉजी बिहेवियर को भी पढ़ती है। कैसे लिखेंगे, क्या होता है बिहेवियर? बिहेवियर मतलब एक इंसान के रिस्पॉन्सेस। अच्छा, किसके प्रति, किसके टूवर्ड रिस्पॉन्सेस? हमारे एनवायरमेंट, या फिर और एंड हमारी इंटरनल कंडीशन, हमारी इंटरनल कंडीशन। तो हमारी इंटरनल कंडीशन के प्रति, हमारी इंटरनल डिमांड्स के प्रति, या हमारी एक्सटर्नल, हमारी एनवायरमेंटल डिमांड्स के प्रति जो कुछ भी हम रिस्पॉन्सेज देते हैं, जो कुछ भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको बिहेवियर कहा जाता है। तो टेक्निकल वर्ड क्या बन गया? रिस्पॉन्सेज, राइट। एग्जाम्पल देता हूं, मुझे मेरी मम्मी ने आवाज लगाई अभी, नितिन नीचे आना, सुनना जरा। मैं बोलूं हाँ मम्मी आ रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये जो मैंने बोला, ये जो मैंने रिएक्ट किया, ये क्या हो गया? मेरा रिस्पॉन्स हो गया। इसको बिहेवियर बोलते हैं, सिंपल। पर कई बिहेवियर वो भी होते हैं जो मैं अपनी इंटरनल डिमांड्स के प्रति करता हूं। जैसे मान लो मुझे प्यास लगे, अब मुझे प्यास लगी, मैंने अपनी बॉटल उठाई और मैंने पानी पिया, ये भी तो रिस्पॉन्स है, ये भी तो बिहेवियर है। पर ये क्या एनवायरमेंट के लिए किया? नहीं, ये मैंने अपनी इंटरनल डिमांड के प्रति किया। तो बिहेवियर क्या होते हैं? हमारे रिस्पॉन्सेस जो हम अपनी इंटरनल डिमांड के लिए करते हैं या एक्सटर्नल डिमांड के लिए करते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब बिहेवियर ना दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे बिहेवियर जो आसानी से दूसरे लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, दूसरे ऐसे बिहेवियर जो दूसरे लोग इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। जैसे पहला बिहेवियर क्या हुआ? हमारे ओवर्ट बिहेवियर, ओ से ओवर्ट याद रखो, ऑब्जर्वेबल। दूसरी कैटेगरी आती है कोवर्ट बिहेवियर। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर जो इजीली दूसरे लोग ऑब्जर्व कर पाए, और कोवर्ट वो बिहेवियर होते हैं जो इजीली आउटवर्डली ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं। जैसे हिंदू कल्चर में एक बड़ी फेमस चीज है, बड़ी कॉमन चीज है, डर लगे तो क्या करो? हनुमान चालीसा रिसाइट करो, हनुमान चालीसा बोले लगो। मान लो मुझे डर लग रहा है अभी, मैं बोलूं तुम्हें समझ नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं, तुम इजीली समझ नहीं पाओगे, पर मैं अपने मन में वो बार बार रिसाइट करी जा रहा हूं। ये भी तो बिहेवियर है, वो भी तो रिस्पॉन्स है जो मैं कर रहा हूं, इसको भी रिस्पॉन्स कहते हैं। तो जरूरी नहीं है जो बिहेवियर दिखते हैं वही सिर्फ बिहेवियर होते हैं, कई सारे कोवर्ट बिहेवियर भी होते हैं जो इंटरनली ही हम कर रहे होते हैं, बाहर से उन लोग उसको देख नहीं पाते हैं। ऐसे बिहेवियर को कोवर्ट, और जिन बिहेवियर को लोग इजीली ऑब्जर्व कर पाए उनको ओवर्ट बिहेवियर कहा जाता है। बिहेवियर हमें समझ आ गया क्या होता है, एक्सपीरियंस हमें समझ आ गया क्या होता है, मेंटल प्रोसेस हमें समझ आ गई क्या होता है। एक एक टेक्निकल वर्ड बताता हूं तुम्हें। मेंटल प्रोसेस के लिए लिख देना कॉग्निशन, कि कॉग्निशन जो हमारी होती है एक इंसान की कॉग्निशन, उसको मेंटल प्रोसेस कहा जाता है। ऑल दी कॉग्निटिव एक्टिविटीज, एग्जांपल के तौर पे लिख देना लर्निंग वगैरह जितने भी यहां पर लिखी है, आगे एटसेट्रा लगा देना कि साइकोलॉजी इनको पढ़ने की कोशिश करती है, इनको समझने की कोशिश करती है। ये हमारे आगे के चैप्टर्स भी हैं जिसमें हम समझेंगे, राइट। तो दैट इज ऑल फॉर दिस फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की डेफिनेशन। अब दूसरा टॉपिक जो हमारे सामने आता है, दैट इज साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन शब्द का मतलब होता है सब्जेक्ट। साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है? इसमें हम
पहले तो वही बेसिक बातें लिख देंगे कि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट इन तीन चीजों को पढ़ने की समझने की कोशिश करता है। उसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सीधा क्या लिखोगे कि साइकोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन किसने एस्टेब्लिश करवाया, कब करवाया। तो ये चीज आप रट लो, घोल के पी जाओ, जब तक आप साइकोलॉजी फील्ड में हो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये मतलब सेंटेंस, ये वाला फैक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। पहली लैब साइकोलॉजी में कब बनी, कहां बनी, किसने बनाई? पहली लैब बनी 1879 में, लिप्जिग एक जगह है जर्मनी में। तो जर्मनी के लिप्जिग जर्मनी में पहली लैब साइकोलॉजी की 1879 में बनी। किसने बनाई? विल्हेम वुंड। विल्हेम वुंड ने लैब एस्टेब्लिश करी, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विल्हेम वुंड ने क्या किया? एस्टेब्लिश करी पहली लैब 1879 में लिप्जिग जर्मनी में। ये आपने याद करना है, लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ये बोलेंगे कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट दो हिस्सों में बटा हुआ है। साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं। वो क्या है? अब समझो, ध्यान सुनना। साइकोलॉजी हमारा ये जो सब्जेक्ट है, ये साइंस भी है और ये सोशल साइंस भी है। साइकोलॉजी को साइंस भी बोला जाता है, नेचुरल साइंस, और साइकोलॉजी को सोशल साइंस भी बोला जाता है। हमने रीजन बताने हैं क्यों बोला जाता है। तो साइकोलॉजी को नेचुरल साइंस क्यों बोला जाता है, पहले इस पे बात करते हैं। देखो, सबसे बेसिक रीजन, आसान भाषा में, मतलब एक दो लाइनों में तुम्हें टॉपिक पूरा समझा रहा हूं। साइकोलॉजी को नेचुरल साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस मॉडल का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट लोग अपनी थ्योरी देते हैं, सेम मॉडल का इस्तेमाल करके हम साइकोलॉजिस्ट भी अपनी थ्योरीज देते हैं। क्या बोला मैंने? साइंटिस्ट लोग एक मॉडल का यूज करते हैं जिसका नाम है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। जैसे ग्रेविटी की थ्योरी दी गई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है जी, हमें यह बताया गया। साइंस की जितनी भी थ्योरी होती है ना, वो साइंटिस्ट लोग इस मॉडल का इस्तेमाल करके अपनी थ्योरीज देते हैं। तो हम साइकोलॉजिस्ट भी सेम ही मेथड का, सेम ही मॉडल का इस्तेमाल करके अपने टॉपिक्स पर थ्योरीज देते हैं। इसी सेम मॉडल का यूज करके हम साइकोलॉजिस्ट ने, बहुत से मतलब साइकोलॉजिस्टों ने क्या किया है? लर्निंग पे थ्योरीज दी हैं, मेमोरी पे थ्योरीज दी हैं, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशन, थिंकिंग पे थ्योरीज दी हैं। कैसे? इसी सेम मॉडल का यूज करके। बस यही रीजन है। इसीलिए साइकोलॉजी को साइंस बोला जाता है, बिकॉज हम भी सिमिलर तरीके से ही अपनी रिसर्चेस करते हैं जैसे साइंस में होती है, उसी मेथड के थ्रू साइकोलॉजी में भी रिसर्चेस होती है। अब बात आती है कि वो मेथड है क्या, हमें पता होना चाहिए ना, वो भी तो आप लिखोगे। तो ये मेथड क्या बोलता है, आप ध्यान से सुनो। अब इस मेथड को समझो एक दो लाइनों में। ये मेथड कहता है कि रिसर्च चालू होती है एक हाइपोथेसिस के साथ। आपको पहले एक हाइपोथेसिस बनानी होती है, फिर आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो ये दो शब्दों में ये मॉडल एक्सप्लेन किया जा सकता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। क्या बोल रहा है? मान लो मैंने कोई रिसर्च करनी है, तो रिसर्च करने के लिए जैसे साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, पहले एक टेंटेटिव आंसर अपने दिमाग में लेके आते हैं। ये जो शब्द मैंने बोला हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन या टेंटेटिव आंसर कहें एक प्रॉब्लम का, है ना। जैसे ग्रेविटी हमने बोली, तो न्यूटन ने क्या बताया? चीजें ऊपर से नीचे गिरती हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी में एक मतलब गुरुत्वाकर्षण का एक फोर्स है, एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो ये हाइपोथेसिस उसने पहले दी, उसके पहले दिमाग में आया, है ना। अब कैसे आया ये भी हम साइकोलॉजी में डीपली समझते हैं कि हम हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं। हवा में कुछ भी नहीं बोल देते, इसके पीछे भी साइंस होती है। किस चीज को एज अ हाइपोथेसिस हम ले सकते हैं, वो भी डीप बातें हैं। तो खैर, हाइपोथेसिस बनाई मतलब एक टेंटेटिव आंसर अपने दिमाग में लेके आए, फिर उस आंसर को साइंटिफिकली टेस्ट किया। बायसेस नहीं कि मुझे लगता है जी ऐसा होता है तो बोल दिया ऐसा होता है, ना 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 ना। साइकोलॉजी एक साइंस है। हम पहले हाइपोथेसिस जरूर बनाते हैं, पहले हम एक टेंटेटिव आंसर जरूर अपने मन में लेके आते हैं, पर बाद में उसको टेस्ट करते हैं, उसको साबित करते हैं या फिर उसको गलत साबित करते हैं, और फिर नई हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर दोबारा से उसको हम करते हैं। अभी हमें क्या समझ आया? हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल क्या बोलता है? पहले एक हाइपोथेसिस बनाओ, फिर उसको टेस्ट करो। तो अब इसको रीड करते हैं। द हाइपोथेसिस, मतलब पहले हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बनाते हैं। द साइंटिस्ट डिस्यूजेस और प्रपोजेस अ हाइपोथेसिस दैट ऑफर्स अ टेंटेटिव आंसर टू अ सर्टेन फिनोमेना और प्रॉब्लम। उसके बाद क्या होता है? द हाइपोथेसिस इज देन टेस्टेड, प्रूव्ड ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन एम्पेरिकल, मतलब रियल लाइफ डेटा।
जो भी हम गैदर करते हैं, तो अपने डेटा के हिसाब से, अपनी रियल लाइफ स्टडी के हिसाब से, एविडेंसेस के हिसाब से, या तो तुम अपनी हाइपोथेसिस को सही बोल दोगे या उसको गलत साबित कर दोगे। दैट इज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल, एंड इसी सेम मॉडल का यूज करके हम साइकोलॉजिस्ट भी अपनी थ्योरीज देते हैं, इसीलिए इसको नेचुरल साइंस समझा कहा जाता है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अब सोशल साइंस क्यों बोलते हैं फिर हम इसको? हम अपने सब्जेक्ट को, साइकोलॉजी को, सोशल साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि साइकोलॉजी एक इंसान को बंद कमरे में नहीं पढ़ता। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम एक इंसान के बिहेवियर को पढ़ेंगे जी, कि ये बिहेवियर क्या होता है, व्हाट इज बिहेवियर। थ्योरी नहीं है साइकोलॉजी, ऐसे मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं देती है। साइकोलॉजी चीजों को उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनके समाज के साथ, उनके कल्चर के साथ समझने का काम करती है। मतलब इसको बात को ध्यान समझो, तुम्हारी मेंटल प्रोसेस है ना, हम अगर बोल रहे हैं साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेस को पढ़ती है, तो हम ये नहीं बोलते हैं, सिर्फ ये नहीं बोलते हैं व्हाट इज थिंकिंग, व्हाट इज लर्निंग, व्हाट इज रीजनिंग, व्हाट इज इमेजिनेशन। हम ये बोलते हैं नितिन की मेंटल प्रोसेसेस को उसकी सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है, और नितिन की मेंटल प्रोसेसेस, नितिन की थिंकिंग, नितिन की सोच, नितिन की इमेजिनेशन इवेंचुअली अपनी सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। हम इन बातों पे भी गौर करते हैं। एक इंसान का बिहेवियर क्या होता है से लेकर एक इंसान अपनी सोसाइटी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एक इंसान अपनी सोसाइटी के साथ कैसे रिलेट करता है, उसके रिलेशन को भी हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। राइट, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस फोकस करती है इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज पर इन रिलेशन टू देयर सोशियो कल्चरल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। कि आप कैसे हो सिर्फ वो नहीं पढ़ रहे हो, वो तो पढ़ ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी समाज के साथ, अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ में कैसे हो, है ना। लाइक वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है और आप अपने कल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो। इसलिए ये बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, इसको पढ़ो। ह्यूमंस, लाइक हमारा सब्जेक्ट बिलीव करता है, साइकोलॉजी बिलीव्स दैट humans are not only influenced by their socio-cultural context, right? Rather, they also create them. You create your society and then your society influences you. तुम अपने समाज पे भी प्रभाव डालते हो, तुम्हारा समाज भी तुम पे प्रभाव डालता है। यही तीनों शब्द, मेंटल प्रोसेस तुम्हारी, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा बिहेवियर, क्या तुम्हारे सोसाइटी पे रिलेटेड है या नहीं है? वो तुम्हें इन्फ्लुएंस करता है, नहीं करता? करता है ना। और यही तीनों चीजें, तुम्हारी मेंटल प्रोसेस, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस और तुम्हारे जो बिहेवियर है, वो तुम्हारे समाज को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए, क्योंकि साइकोलॉजी इस चीज को समझती है, क्योंकि साइकोलॉजी इस बात को मानती है, क्योंकि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को, मेंटल प्रोसेस को, एक्सपीरियंस को उनके सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करती है, इसीलिए साइकोलॉजी को सोशल साइंस कहा जाता है। मुश्किल था नहीं ना, बस फिर इतना ही है मतलब इसमें। अब हमने अपने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार्टिंग के टॉपिक कवर कर भी लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। अच्छा, एक और चीज, ये वीडियो है, वीडियो की पता है क्या खासियत है? आप इसको बैक करके सुन सकते हैं, आप रोक सकते हैं, आप पॉज कर सकते हैं, आप साथ में हमारे नोट्स को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये जो नोट्स है, एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, ये नोट्स एनसीईआरटी ही है। ये नोट्स को मैं बोलता हूं मेरी मिनी एनसीईआरटी। बहुत मेहनत लगी, लगभग 1.5 साल लग गया था मुझे इन नोट्स को बनाने में, क्योंकि हमने एनालाइज किया किन शब्दों को लिखने पर स्कूल के टीचर्स हमें नंबर देते हैं। साइकोलॉजी की एनसीईआरटी बुक, जो इतनी बड़ी बुक है, उसमें से कौन कौन से वर्ड असल में जरूरी है, क्या क्या लाइनें ऐसी हैं जो पढ़नी जरूरी है, जो लिखनी जरूरी है, उन सभी को निकाला और यहां पर अरेंज करके आपके लिए रख दिया। दिस इज द मिनी एनसीईआरटी। तो अगर कोई तुमसे बोले, तुम्हारी स्कूल टीचर आपसे कहे कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज चाहिए, तो ये वही है, डोंट वरी। ये मत समझना कि कुछ अलग किसी और बुक से मैंने अपने आप लिख के नोट्स बनाए हैं। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की ही लाइनों को, उन्हीं शब्दों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, थोड़ा सा शॉर्टन करके आपके लिए यहां पर रखा है, ताकि तुम्हारे लिए पढ़ना आसान हो जाए, एक स्ट्रक्चर वे में तुम्हें चीजें यहां मिल जाए। तो आप ये सारे नोट्स, हमारे 8वें चैप्टर के नोट्स, बहुत ही मिनिमल से प्राइस में इनको आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू गेट देम। ओके, टॉप पर ही आपको लिंक मिल जाएगा। अब अगला टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, एंड ये टॉपिक हमें बताएगा कि कैसे हमारा माइंड हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। ये बात क्यों स्पेशल है? क्योंकि पहले ये नहीं माना जाता था। पहले हम मानते थे कि सिर्फ हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, सिर्फ ब्रेन मतलब जो फिजिकल ऑर्गन है, दिमाग, वो अखरोट जैसा दिखने वाला,
सिर्फ वही हमारे बिहेवियर या हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट आज न्यूरो साइंस ने भी यह साबित कर दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ ब्रेन नहीं करता मेरे भाई, आपका माइंड भी आपके बिहेवियर और बॉडी को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। कैसे, इस बात को समझते हैं। पहले तो ये जानना पड़ेगा माइंड होता क्या है। तो माइंड, ये बात सच है कि ब्रेन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पर माइंड एक डिफरेंट एंटिटी है। क्या तुम अपनी सोच को देख सकते हो? थिंकिंग को देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। क्या इसका मतलब यह है कि वो होती नहीं है? होती है ना। ऐसे ही हमारा माइंड हम देख नहीं सकते पर होता है। माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ब्रेन एक फिजिकल पार्ट है। ब्रेन के बिना माइंड नहीं हो सकता, ये बात सच है, पर माइंड एक अलग एंटिटी है, एक अलग चीज है, ये भी बात सच है। इसको समझाने के लिए तुम्हारी बुक में बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दिए हैं, एक बार पढ़ के देख लेना, तुम्हें बड़ा मजा आ जाएगा। एक तो बहुत मेरा फेवरेट एग्जांपल है, ये असली स्टडी भी हुई थी। एक बंदे को की नसें ब्लॉक हो गई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, उसकी मतलब नसों में से खून दौड़ना बंद हो गया। साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, उसको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करवाई, उसको इमेजिन करवाया कुछ दिन लगातार कि इमेजिन कर तेरे हाथों से ब्लड मतलब दौड़ रहा है उन्हीं नसों से जो ब्लॉक है, और इवेंचुअली कुछ टाइम बाद ब्लड सच में फ्लो करने लग गया। जो काम दवाइयां नहीं कर पाई वो हमारे माइंड ने कर दिया। ऐसे और भी बहुत तगड़े तगड़े एग्जांपल दिए हैं तुम्हारी बुक में, एक बार पढ़ के देखना, माइंड की पावर का तुम्हें एहसास हो जाएगा। राइट, खैर, तो माइंड अलग चीज है, ये हमें समझ आ गया, ब्रेन अलग चीज है। पहले माना जाता था, अब इसको पढ़ो, देखो, नो रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी और माइंड एंड द बिहेवियर, बट नाउ ये शो हो चुका है, अब हमारी स्टडीज ने ये क्लियरली साबित कर दिया है दैट देयर इज a relationship between mind and body, mind and behavior. How? Let me tell you. See, first of all, आजकल बहुत से साइकोलॉजिस्ट फोबिया जैसी सिचुएशन, मतलब डर जो हमें बहुत सी चीजों का लगता है, फोबियास को ठीक करने के लिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। जो एग्जांपल अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले दिया, वो नसों से खून दौड़ना स्टार्ट हो गया, वो एग्जांपल में भी हमें माइंड की पावर का पता चला। तो आज साइकोलॉजिस्ट इस बात को समझते हैं, साइंटिस्ट लोग भी इस बात को एग्री करते हैं कि जो आप सोचते हो, आपकी सोच का असर आपकी बॉडी पे क्लियरली विजिबल होता है। देयर आर मल्टीपल रिसर्चेस जो आज के समय अवेलेबल है। तो इस टॉपिक में हम सिंपल सी बात क्या लिखेंगे, आपको दो तीन शब्दों में इस टॉपिक का सार बताऊं तो आप लिखेंगे कि माइंड ब्रेन से अलग है। ब्रेन के बिना माइंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये बात सच है, पर फिर भी माइंड एक अलग चीज है, ब्रेन एक अलग चीज है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना माइंड क्या होता है। माइंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, माइंड में थिंकिंग आती है, उसकी वजह से हम इमेजिन करते हैं चीजों को, ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि पहले ये माना जाता था कि कोई रिलेशन नहीं है माइंड और बॉडी में, सिर्फ ब्रेन हमारे बॉडी या बिहेवियर को असर डालता है। आज हमें मानते हैं, न्यूरो साइंस ने और भी मतलब हमारी स्टडीज ने साबित कर दिया है कि रिलेशनशिप है। कॉलेज में एक पूरी फील्ड है जिसका नाम है साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी। ये आप चैप्टर 3 क्लास 12th में इस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे, जिसमें आपको ये टॉपिक बताएगा कि कैसे स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो बेसिकली साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी फील्ड के अंदर, जो समझने की कोशिश करता है कि कैसे साइकी मतलब माइंड, न्यूरो मतलब ब्रेन, और कैसे हमारा इम्यून सिस्टम मतलब हमारी बॉडी आपस में कनेक्टेड है। तो हमारी बॉडी का एक मतलब मेजर पार्ट इम्यून सिस्टम, फिर हमारा ब्रेन और हमारा माइंड, ये तीन शब्द इसके अंदर आते हैं साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी। तो ये लॉजी मतलब स्टडी, तो ये माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम के लिंक को स्टडी करने वाला एक सब्जेक्ट है साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी। और ये हमें बताता है कैसे हमारा माइंड हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग भी कर सकता है और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक भी कर सकता है। इम्यून सिस्टम पता है ना, जो हमें बीमारियों से, वायरस से बचाता है, उसको, हमारे फिजिकल सिस्टम को भी हमारा माइंड इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है, इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ये सब हमने इस टॉपिक में पढ़ा। आई थिंक यहां तक सब चीजें अब तुम्हें क्लियर होंगी, आई होप। नहीं है तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन साइकोलॉजी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोग इस सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, लोग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में क्या तुक्के मारते हैं, और लोगों के तुक्के कैसे हमारी रियल स्टडीज से अलग होते हैं और ज्यादातर गलत ही होते हैं, ये हम समझेंगे। देखो, कॉमन सेंसिकल एक्सप्लेनेशन, उसको आप टेक्निकली लिखेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन मेंटल प्रोसेस की, ह्यूमन एक्सपीरियंस की जो नॉर्मल तुक्के आम लोग बताते हैं, जो कॉमन सेंस हमें बताती है, कॉमन सेंस इज नॉट इक्वल टू साइकोलॉजिकल स्टडीज। ये इस टॉपिक का सार है। हम कुछ मिथ्स ब्रस्ट करने वाले कि
जो कॉमन सेंस बोलती है ह्यूमन बिहेवियर ऐसे होता है, वो नहीं होता है। असली स्टडीज उसके ज्यादातर अपोजिट ही जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक स्टडी का एग्जांपल तुम्हारी बुक में दिया है, ड्वेक की स्टडी, उसको रीड करना, तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ आ जाएगी मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये रीड करो। कुछ समय पहले तक ही कई कल्चर में माना जाता था मेन ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वुमेन से, वुमेन को डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मेन को लेना चाहिए। हमारी स्टडीज हुई, उन्होंने साबित किया ओ मेरे भाई, कोई रिलेशन नहीं है जेंडर का आपके इंटेलिजेंस के साथ, है ना। कई लोग बोलते हैं लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता, स्टडीज हुई, साबित किया गया वुमेन आर मोर सेफ ड्राइवर्स देन मेन। फिर एक और एग्जांपल देखो यहां पर क्या लिखा है कि अगर मतलब लोगों को लगता है आपने कोई स्पीच देनी है, आपने कोई परफॉर्मेंस करनी है लार्जर ऑडियंस के सामने, तो आप डर जाओगे, आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं हाँ भाई क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। स्टडीज ने प्रूव किया है, रिजल्ट्स ने साबित किया है, अगर आपको टॉपिक अच्छे से आता है तो बल्कि जितनी लार्जर ऑडियंस उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा आपको खुशी होगी। अब मैं फॉर एग्जाम्पल कि एक तरफ 10-15 बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइव में सुन रहे हैं, और एक तरफ मैं देख रहा हूं अरे 1 लाख बच्चे मुझे सुन रहे हैं, 1 लाख बच्चे मुझे देख रहे हैं, मुझे और मजे आएंगे ना, मुझे तो टॉपिक आता है, मेरे तो नॉलेज है, मेरी तो फील्ड ये है, तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा कि यार जितनी लार्जर ऑडियंस, मैं और बढ़िया पढ़ाऊंगा और मजे आएंगे पढ़ाने में। इस तरीके से जो रियल स्टडीज हैं वो अपोजिट जाती हैं हमारी कॉमन सेंसिकल आइडिया ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, राइट। यही बस इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं, और इनमें से कोई भी एग्जांपल जो मैंने आपको इतने सारे दिए, कुछ भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं और इस टॉपिक को आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर हम आ रहे हैं, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। बहुत ध्यान से इस पोर्शन को अब आपने सुनना है, और जो चीज ना समझ आए बैक करके दोबारा सुनना है, ठीक है। मैं एक बार बोलूंगा, क्लियर बात बोलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए और वीडियो ज्यादा हमारी स्ट्रेच भी ना हो। बहुत ध्यान से मेरे एक एक शब्दों को सुनना, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई, साइकोलॉजी आज जहां है वहां कैसे पहुंची, मतलब क्या क्या इसमें हुआ, कैसे साइकोलॉजी फील्ड हमारी इवॉल्व हुई। पहले एवोल्यूशन हमारा चालू होता है स्ट्रक्चरलिज्म के आइडिया से। ये क्या है स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्ट्रॉयड पर्सपेक्टिव जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इन सबको बोला जाता है आइडियोलॉजी, राइट। कि हमारी साइकोलॉजी फील्ड में क्या क्या आइडियोलॉजी आई, कौन कौन उसको लेके आया और उसने क्या क्या बताया। तो स्ट्रक्चरलिज्म की आइडियोलॉजी फर्स्ट आइडियोलॉजी है, सबसे पुरानी आइडियोलॉजी है, जिसको लेके आया कौन, विल्हेम वुंड। विल्हेम वुंड इस आइडियोलॉजी को लेके आए। ये कौन थे, ये फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, इन्होंने ही साइकोलॉजी को स्टार्ट किया है। यही वो इंसान है जिन्होंने 1879 में लिप्जिग जर्मनी में पहली लैब एस्टेब्लिश करी थी, और लैब एस्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने क्या बोला, आप एक नया सब्जेक्ट बना रहे हो ना, तो सब्जेक्ट क्या पढ़ेगा, क्या समझेगा, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो इन्होंने बोला साइकोलॉजी को फोकस करना चाहिए माइंड के स्ट्रक्चर पे, माइंड के स्ट्रक्चर पे, इसीलिए इसका नाम दिया गया स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड। इनका सिंपल सी आइडियोलॉजी थी, 2 लाइनों में बताऊं तो, साइकोलॉजी शुड स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, मतलब कि द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड, मतलब कि माइंड कैसे बना है, व्हाट इज माइंड को साइकोलॉजी को समझना चाहिए कि माइंड में क्या क्या चीजें आती हैं, माइंड में क्या क्या कंपोनेंट है, कैसे हमारा माइंड बनता है, इसको हमें पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है हम कुछ लोगों से उनकी मेंटल प्रोसेस के बारे में पढ़ते थे। जैसे मतलब मान लो ये ट्रॉफी है, हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स की ट्रॉफी है, ये बच्ची मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट थी इसलिए उसको मैं दे नहीं पाया। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ट्रॉफी अपने हाथ में पकड़ी, ठीक है। मान लो मेरे सामने विलियम वुंड बैठे हैं, वो मुझे कहेंगे नितिन इसको पकड़ो, आंखें बंद करो और अब बताओ क्या सेंसेशन आपको महसूस हो रही है। मैं बोलूंगा कि सर ये ठंडी सी लग रही है, मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है इसमें, सर ये हल्की है, और अगर आप, अब उन्होंने मुझे बोला कि अब आप एक काम करो ये दोनों को एक साथ पकड़ो, मैं बोलूंगा हाँ सर राइट वाले हैंड में जो है ना ये थोड़ी भारी है और ये थोड़ी हल्की है, तो मुझे इधर हैवीनेस महसूस हो रही है, यहाँ पर मुझे लाइट चीज महसूस हो रही है, प्लस सर मुझे लग रहा है कि मैंने इन चीजों को पहले भी कहीं देखा है, ये स्ट्रक्चर देखा देखा लग रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पर क्या हुआ, यहां हुआ इंट्रोस्पेक्शन। इन्होंने बोला कि एक बंदा क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, माइंड में क्या क्या आता है। मेरे इस आंसर से उनको क्या समझ आया होगा, अच्छा नितिन ने रिलेट किया, नितिन ने इमेजिन किया, नितिन ने फील किया ठंडा गर्म, मतलब माइंड सेंसेशन को भी फील कर सकता है।
मतलब माइंड में इमेजिनेशन भी आती है, मतलब माइंड में मेमोरी भी आती है। अच्छा, मेमोरी से माइंड बना है। तो बेसिकली वो क्या करते थे, कुछ सब्जेक्ट्स को बुलाते थे, कुछ मतलब लोगों को बुलाते थे, उनको बोलते थे कि अपनी मेंटल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करो। नितिन, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? नितिन, क्या क्या तू सोचता है? थिंकिंग क्या होती है? इस चीज को पकड़ और सोच, तेरे मन में अब क्या फीलिंग आ रही है उसके रिलेटेड। इस तरीके से वो माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करते थे। और इस प्रोसेस को जो अभी हमने करी, इसको कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन। अब पढ़ो, तुम्हें समझ आएगा। इंट्रोस्पेक्शन वाज अ प्रोसीजर इन विच द इंडिविजुअल्स और द सब्जेक्ट्स इन साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स वर आस्क्ड टू डिस्क्राइब इन डिटेल देयर ऑन मेंटल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस मैंने डिफाइन किया ना, मैंने बताया ना, मुझे ये महसूस हो रहा है, वो महसूस हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, वैसा लग रहा है, मेरे मन में इसको पकड़ के ये आ रहा है। ये सभी चीजें उस समय हुआ करती थी। और इस प्रोसेस के थ्रू, इंट्रोस्पेक्शन की प्रोसेस के थ्रू, हम माइंड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश किया करते थे। दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म। समझ आया? नहीं आया, दोबारा बैक करके देख लो, आपको पक्का समझ आ जाएगा। यही इसमें जरूरी वर्ड है, इंट्रोस्पेक्शन, माइंड के स्ट्रक्चर को समझना, बिल्डिंग ब्लॉक किसने दिया और कब लैब एस्टेब्लिश हुई। दैट इज ऑल फॉर स्ट्रक्चरलिज्म। देन आते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने क्या किया? विलियम जेम्स कहते हैं, हाँ भाई, तू ही लैब बना सकता है क्या? हम नहीं बना सकते, हम बनाएंगे कैम्ब्रिज मासाचुसेट में, ये जगह का नाम है। इन्होंने बोला, विलियम जेम्स ने बोला, भाई मैं अपनी लैब खुद बनाऊंगा और मैं बताता हूं साइकोलॉजी को क्या पढ़ना चाहिए। विलियम जेम्स ने पहले तो ये क्रिटिसिज्म दिया। विलियम जेम्स कहते हैं, अरे मेरे भाई, तो किसी दूसरे इंसान की शब्दों पे डिपेंड हो गया कि वो जो बोल रहा है उसके दिमाग में क्या आ रहा है, उसके हिसाब से तो समझेगा कि माइंड क्या होता है। पहली बात तो ये बहुत ज्यादा अनसाइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है ही नहीं है। उसने बोला कि जो इंट्रोस्पेक्शन है वो बहुत कम साइंटिफिक है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे हैं माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज उसने क्या बोला? उसने बोला कि साइकोलॉजी को क्या करना चाहिए? साइकोलॉजी को फोकस करना चाहिए फंक्शन पे। इसकी अप्रोच को फंक्शनलिस्ट अप्रोच कहा गया है, बिकॉज इसका बेसिक आइडिया था कि हमें फोकस करना चाहिए व्हाट द माइंड डज पर। मैंने क्या बोला था, याद है? स्ट्रक्चरलिज्म का फोकस था व्हाट इज माइंड, इसका फोकस है माइंड क्या करता है। राइट? तो डिफरेंट है, व्हाट इज माइंड और व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ माइंड, इस पे बात करो ना। एक ह्यूमन बिहेवियर कैसे फंक्शन करता है, क्यों हम बिहेवियर करते हैं, कैसे बिहेवियर करते हैं, माइंड कैसे काम करता है, उसकी प्रोसेसेस कैसे काम करती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस कॉन्शियसनेस। विलियम जेम्स ने कॉन्शियसनेस के बारे में बताया कि कॉन्शियसनेस की वजह से ही तो हम जिंदा हैं। कोई जिंदा है मर गया कैसे पता चलता है? वो अवेयर है क्या अपनी सराउंडिंग के बारे में? अभी जो मैं बोल रहा हूं, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, तुम समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ये अवेयरनेस क्या है? हमारे माइंड का सबसे बढ़िया, सबसे प्रीमियम, हमारे माइंड का फंक्शन। इसको पढ़ो ना, कॉन्शियसनेस क्या होती है, इसको पढ़ो, माइंड के और फंक्शंस को पढ़ो, क्यों स्ट्रक्चर पे जाना है, व्हाट इज माइंड, क्यों पढ़ना है, क्या माइंड की वजह से कर सकते हैं, उसको पढ़ो। ये बोला विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म में। ठीक है, उसके बाद अगला पर्सपेक्टिव आता है हमारे सामने, गेस्टॉल्ट पर्सपेक्टिव। अब गेस्टॉल्ट क्या है? गेस्टॉल्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि भाई हमें पढ़ने चाहिए ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को, हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस को पढ़ना चाहिए। गेस्टॉल्ट पर्सपेक्टिव, गेस्टॉल्ट वर्ड का पता क्या मतलब होता है? गेस्टॉल्ट वर्ड का मतलब होता है होल, एज अ होल। होल मतलब कंप्लीट। ह्यूमन एक्सपीरियंस एज अ होल चीजों को पढ़ने की कोशिश करता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपका है बर्थडे और आपके दोस्त का मैसेज आता है आपके व्हाट्सएप पर, भाई या बहन, HBD, HBD, समझते नहीं हो आपकी उसने क्या लिखा है? ऑब्वियसली वो आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहा है। आपने कुछ अच्छा काम किया, आपका दोस्त आपको बोलता है GR8, क्या हम समझते नहीं है कि ये ग्रेट लिखा है? कैसे समझते हैं? अच्छा ये क्या है बताओ, क्या है ये? ट्राइंगल? क्या ये टेक्निकली ट्राइंगल है? क्या ट्राइंगल में ये गैप होते हैं? नहीं ना। तो असल में ये ट्राइंगल नहीं है, पर तुम्हारे दिमाग ने एज अ ट्राइंगल कंप्लीट परसीव किया। तो गेस्टॉल्ट हमें बोलता है, ये हम चैप्टर, आई मीन जो हमारा वो चैप्टर है, चैप्टर 4 आई गेस, अटेंशन परसेप्शन वाला चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि गेस्टॉल्ट पर्सपेक्टिव क्या है, गेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो बेसिकली गेस्टॉल्ट पर्सपेक्टिव हमें बोलता है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस हॉलिस्टिक है, हम चीजों को अधूरा परसीव नहीं करते हैं, हम चीजों को कंप्लीट रूप से परसीव करते हैं। तो जो ह्यूमन का एक्सपीरियंस होता है वो हॉलिस्टिक होता है, वो कंप्लीट होता है, हम अधूरी चीजें परसीव नहीं करते हैं। तो ये लाइन रीड करो, कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। गेस्टॉल्ट बताता है कि आवर एक्सपीरियंस इज मोर देन द सम ऑफ द कंपोनेंट्स इन आवर परसेप्शन।
जो हमारे परसेप्शन में अवेलेबल है, हमारे एनवायरमेंट में जो चीज अवेलेबल है, हम उससे ज्यादा परसीव करने की पावर रखते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस इज बेसिकली ग्रेटर देन व्हाट इज एक्चुअली देयर इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो है उससे ज्यादा हम अपने दिमाग में परसीव करते हैं। इसको पढ़ना चाहिए साइकोलॉजी को, साइकोलॉजी को ह्यूमन एक्सपीरियंस को पढ़ना चाहिए, और टू बी वेरी स्पेसिफिक ह्यूमन के परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस को पढ़ना चाहिए। एक इंसान कैसे परसीव करता है अपनी दुनिया को, कैसे एक्सपीरियंस करता है, उसको पढ़ना चाहिए। आइडिया था गेस्टॉल्ट का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आता है, मतलब अगला इसमें आइडिया आया बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या बोलता है? बिहेवियरिज्म दिया जॉन वॉटसन ने। जॉन वॉटसन ने हमें बताया कि इस प्रैक्टिकल साइकोलॉजी को माइंड के ऊपर जाने नहीं चाहिए। माइंड क्या होता है, क्या काम करता है, कॉन्शियसनेस सब छोड़ दो, मत जाओ, एक्सपीरियंस भी मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्या तुम देख सकते हो माइंड को? क्या तुम देख सकते हो कॉन्शियसनेस को? सिर्फ एक ही ऐसी चीज है एक इंसान के अंदर जिनको समझा जा सकता है, जिनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो वेरीफाइएबल है, जो ऑब्जर्वेबल है, और वो एक चीज क्या है? वो एक चीज है एक इंसान के रिस्पॉन्सेस, वो एक चीज है उस इंसान के बिहेवियर। तो प्रैक्टिकल साइकोलॉजी को अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, अकॉर्डिंग टू जॉन वॉटसन, किसको पढ़ना चाहिए? इंसान के बिहेवियर को पढ़ना चाहिए। मतलब कोई कह रहा है माइंड को पढ़ो, कोई कह रहा है माइंड के फंक्शन को पढ़ो, कोई कह रहा है एक्सपीरियंस को पढ़ो, और ये कह रहे हैं नहीं, रिस्पॉन्सेस को पढ़ो। बस इतनी सी बात। बिहेवियरिज्म के बाद एक टॉपिक आता है साइको एनालिसिस पर्सपेक्टिव। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बिना पढ़े, जिसको बिना समझे आप अपनी 12th क्लास पास नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या बोला? 11th नहीं, 12th पास नहीं कर पाओगे, बीए पास नहीं कर पाओगे, मास्टर नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि सिगमेंट फ्रॉइड एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसको अगर तुम नहीं जानते तो फिर तुम्हें साइकोलॉजी मतलब फील्ड की नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि ये इतना फेमस साइकोलॉजिस्ट है, इसको बिना पढ़े हम साइकोलॉजी पास ही नहीं कर सकते हैं। क्यों फेमस हुआ है? एक तो बेसिक इसका पता है रीजन है कि इस बंदे ने सेक्सुअल इंपल्सिस पे बहुत बात करी है, इसने सेक्स और एग्रेशन पे बहुत बातें करी है। तो जो भी ऐसे टॉपिक्स पे बात करता है अपने आप ही फेमस हो जाता है। दूसरा लॉजिक क्या है? दूसरा लॉजिक है ये न्यूरोलॉजिस्ट था, ये ब्रेन का डॉक्टर था। बाकी लोग जॉन वॉटसन, ये विलियम वुड वगैरह, ये सब लोग पहले क्या थे? फिजियोलॉजिस्ट थे, जिनको बॉडी की समझ थी, इसको ब्रेन की समझ थी। तो ब्रेन का डॉक्टर आदमी फील्ड में आ रहा है, और ये क्या बोलता है? जहां लोगों में डिबेट चल रही है माइंड को पढ़ना भी चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बंदा आके कहता है हेलो सर, माइंड के 3 लेवल हैं। माइंड को पढ़ने की बात कर रहे हो तुम, इसने आके बता दिया देयर आर 3 लेवल्स ऑफ माइंड। योर कॉन्शियस माइंड, your subconscious mind also known as the pre-conscious, and then your unconscious mind। इसने बताया जो माइंड का सबसे बड़ा हिस्सा है, एक मतलब पिरामिड जैसे इसने शेप बनाई। फॉर एग्जांपल जैसे आइसबर्ग होते हैं समुद्र में बहुत बड़े बड़े, जिससे टाइटैनिक टकराई थी, इसने कुछ ऐसे डिफाइन किया हमारे माइंड के स्ट्रक्चर को। कहता है जो चीज हमें दिखती है ये तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड छोटा सा हिस्सा है जो अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। जो तुम्हारे साथ बचपन में हुआ, जो हमारे अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे चाइल्डहुड के ट्रॉमास हैं, जो हमारे चाइल्डहुड में मम्मी पापा ने प्यार किया, अच्छे से ट्रीट किया या बुरी तरीके से ट्रीट किया, वो सारे जो बचपन के एक्सपीरियंस है ना, वो तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड है। दैट इज योर अनकॉन्शियस, इतना बड़ा हिस्सा। और यहां कहीं तुम्हारा सबकॉन्शियस आता है। तो सबकॉन्शियस भी जरूरी है कॉन्शियस से ज्यादा, बट सबसे जरूरी कौन सा है? योर अनकॉन्शियस माइंड। क्या डिफरेंस होता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में? ये हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, अभी का तुम्हारा ये टॉपिक नहीं है, पढ़ेंगे। पर फिलहाल तुम्हें बस ये जिक्र करना जरूरी है इस टॉपिक में कि सिगमेंट फ्रॉइड ने क्या बताया। सिगमेंट फ्रॉइड ने बोला कि हमारा माइंड तो होता है, माइंड तो इंफ्लुएंस करता है, पर माइंड का अनकॉन्शियस हिस्सा, अनकॉन्शियस माइंड हमारे बिहेवियर को सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस करता है। मतलब ये पता है क्या बोलना चाह रहा है? तुम्हारी जिंदगी में जो आज हुआ, जो आज कल में हो रहा है, ये तुम्हें फर्क नहीं डालता। जो बचपन में तुम्हारे साथ हुआ होता है, तुम्हारे बचपन के एक्सपीरियंसेस, अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, वो तुम्हारे आज को डिसाइड करते हैं, वो तुम्हारे बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। ये कहता है कि जो हमारे बचपन के कुछ अनसेटिस्फाइड डिजायर्स रह गए, जो पूरे नहीं हो पाए, जो बचपन के कोई अनसेटिस्फाइड कन्फ्लिक्ट्स रह गए हैं, अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट रह गए हैं, सॉरी, वो अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स आज तुम्हारे अंदर डिसऑर्डर पैदा कर सकते हैं। ऑल्सो ही टोल्ड कि जो इंसान है वो अनकॉन्शियसली किस लिए सब काम कर रहे होते हैं? पेन को अवॉइड करने के लिए और प्लेजर को सीख करने के लिए। बेसिकली इसका जो मेन फोकस था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सेक्सुअल इंपल्सिस पे था। ये कहता है कि एक इंसान का जो डीप डाउन बिहेवियर है, वो लिबिडो, वो लाइफ फोर्स, उसके सेक्सुअल डिजायर्स ही हैं, उसी को पूरा करने के लिए बेसिकली एक इंसान बिहेव करता है, कुछ भी बिहेवियर करता है। तो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली
हम सब लोग सिर्फ प्लेजर को सीक कर रहे हैं, प्लेजर चाहिए, और पेन को अवॉइड कर रहे हैं। एवरीवन वांट टू जस्ट अवॉइड पेन एंड गेट प्लेजर, और प्लेजर में भी ये सेक्सुअल डिजायर्स की बात करता है। ये सब चीजें तुम लिखोगे साइको एनालिसिस के अंदर, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड के बाद हमारे सामने आता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में बताता है ब्रॉडर एरियाज ऑफ लाइफ के बारे में, जैसे कि ये जितना वो नेगेटिव था ना साइको एनालिसिस सेक्स और एग्रेशन पे बात, ये उतना ही पॉजिटिव है। इसमें दो लोग आते हैं, कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो। इस बंदे को आप दोबारा पढ़ोगे, अब्राहम मैस्लो को, चैप्टर 8 में, मोटिवेशन इमोशन में। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये पर्सन है हमारे लिए। तो कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो का क्या मानना था? इन दोनों लोगों का मानना है कि एक इंसान ना अंदर से अच्छा ही है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है इनेटली गुड ह्यूमंस का। ये कहते हैं कि अगर कोई मर्डरर भी है तो वो सोसाइटी ने बनाया ना, समाज ने बनाया ना। जब वो मर्डरर भी इतना सा छोटा सा बच्चा होगा, वो तो तब भी इनोसेंट था ना, वो बच्चा तो इनोसेंट था। तो ये कहते हैं हर किसी को क्या चाहिए? गुडनेस ही चाहिए। हर कोई अंदर से अच्छा ही है, गुड ही है। हर किसी को क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। यू जस्ट वांट ग्रोथ, राइट? यू वांट ग्रोथ, योर फैमिली वांट्स ग्रोथ, योर फ्रेंड वांट्स ग्रोथ। कौन चाहेगा कि मैं अमीर ना बनूं? कौन चाहेगा कि मैं अपनी जिंदगी में अच्छे रिश्ते ना रखूं? हर किसी को अच्छा 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 ही तो चाहिए ना। और ये जो अच्छा हमें चाहिए होता है, यही हमारी पर्सनैलिटी का, यही हमारे बिहेवियर का मोटिवेटिंग फोर्स होता है। तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव कहता है कि एक इंसान का बिहेवियर कैसे डिटरमाइन होता है? एक इंसान का बिहेवियर डिटरमाइन होता है उसकी ग्रोथ की इच्छा से। एक इंसान अपने इनर पोटेंशियल को जानना चाहता है, अनफोल्ड करना मतलब उसको जानना चाहता है, समझना चाहता है। एक बंदे के अंदर, एक इंसान के अंदर नेचुरल स्ट्राइविंग है ग्रो होने की और अच्छा बनने की। उस नेचुरल स्ट्राइविंग की वजह से, उस अपने पोटेंशियल को जानने के लिए एक इंसान हर बिहेवियर को करता है। तो साइकोलॉजी को इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। साइकोलॉजी को यह समझना चाहिए कैसे एक इंसान को ग्रोथ मिल सकती है, कैसे एक इंसान अपने आप को जान सकता है, कैसे एक इंसान अपने पोटेंशियल्स को फुलेस्ट लेवल पर एक्सप्रेस कर सकता है। साइकोलॉजी को इन चीजों पे फोकस करनी चाहिए। ये बोला ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ने, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन लिखी है ना, ये हमारा कंक्लूजन है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है नोट्स में, मतलब ये वाला सिर्फ पोर्शन मैंने लगाना था लास्ट में और यहां लगा दिया, तो इसको हम लिखेंगे लास्ट में। ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। अब इस एवोल्यूशन का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। इस पे क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्या बोलता है? ये कहता है, पहले तो कैसे बना, गेस्टॉल्ट और स्ट्रक्चरलिज्म को कंबाइन करके पर्सपेक्टिव बना। अब क्या बोलता है वो समझो। गेस्टॉल्ट और स्ट्रक्चरलिज्म को कंबाइन करके एक टॉपिक बना जो कहता है एक्सपीरियंस तो पढ़ो। गेस्टॉल्ट ने बोला था ना एक्सपीरियंस पढ़ो। एक्सपीरियंस किसका पार्ट है? एक्सपीरियंस पार्ट है हमारे कॉग्निशन का, मेंटल प्रोसेसेस का। जैसे हम कैसे परसीव करते हैं दुनिया को, कैसे थिंकिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, जो स्टार्टिंग में बड़ा मेंटल प्रोसेस, उसी की बात कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कर रहा है। तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कहता है एक, मतलब साइकोलॉजी को क्या करना चाहिए? साइकोलॉजी को हमारी कॉग्निशन को पढ़ना चाहिए, मेंटल प्रोसेस को पढ़ना चाहिए। मतलब वही थिंकिंग पढ़े, अंडरस्टैंडिंग पढ़े, परसीविंग पढ़े, प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़े, रीजनिंग को पढ़े। इन पे रिसर्चेस करनी चाहिए साइकोलॉजिस्ट को। ये मानना है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का। ऑल्सो व्हाट इज कॉग्निशन? कॉग्निशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ नोइंग, जानने की, समझने की प्रोसेस। जैसे मुझे पता है ये पेन है, पर ये पेन पेपर पे लिखने वाला पेन नहीं है, ये पेन पैनल पे चलने वाला पेन है। मैं ये समझता हूं, मैं ये जानता हूं। कैसे? कैसे जानता हूं? क्योंकि मैं सोच सकता हूं, क्योंकि मैं चीजों को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं याद रखता हूं चीजों को, है ना। तो बेसिकली प्रोसेस ऑफ नोइंग को कहा जाता है कॉग्निशन। और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव मानता है कि साइकोलॉजी को कॉग्निशन को पढ़ना चाहिए, साइकोलॉजी को यह पढ़ना चाहिए कि कैसे एक इंसान का दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और इस पर्सपेक्टिव ने हमें बताया है कि जैसे कंप्यूटर करते हैं ना प्रोसेस, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर है, तुम्हारे फोन में इंफॉर्मेशन स्टोर है, उसके बेस पे वो अपनी प्रोसेसिंग करता है। ऐसे ही इंसान के भी दिमाग में, तुम्हारे मन में जो बचपन से प्रोसेस स्टोर्ड है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर है, तुम उनको इवेल्युएट करते हो, जरूरत पड़ने पर उनको रिट्रीव करते हो, इस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखते हो। इसी तरीके से, मतलब जैसे कंप्यूटर काम करता है, वैसे ही एक इंसान का भी कॉग्निशन उसी टाइप से काम करता है। ये इस पर्सपेक्टिव का मानना है। और ये पर्सपेक्टिव कहता है साइकोलॉजी को और रिसर्चेस करनी चाहिए इसी कॉग्निशन पर, इसी टॉपिक पर, ठीक है। ये था, ये हमारा पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। इसमें एक लास्ट चीज और आती है, जो क्या है, वो हमें बताता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के अंडर एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मानना है? ये सिमिलर ही है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ही पार्ट है। मतलब ये कहता है कि जो ह्यूमन माइंड है ना, वो अपने आप को कंस्ट्रक्ट करते रहता है। इसका एक इजी एग्जांपल देता हूं। बचपन में हो सकता है तुम बोलते हो कि भाई मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। अभी तुम कह रहे हो मैं साइकोलॉजिस्ट बनूंगा। हो सकता है आगे से कुछ टाइम बाद तुम बोलो यार कोई भी जॉब कर लेंगे, यार हम तो बिजनेस चलाएंगे, है ना, या हम तो मल्टीपल बिजनेसेस करेंगे, अमीर होंगे, ऐसा करेंगे।
तुम्हारा माइंड बदलता है, तुम्हारा माइंड अपने आप को कंस्ट्रक्ट करता चलता है। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, दैट वी कीप ऑन कंस्ट्रक्टिंग आवर माइंड, वी कीप ऑन बिल्डिंग आवर माइंड। आर मतलब माइंड के थॉट्स, हमारी थिंकिंग बदलती है, हमारी चीजों को लेकर अंडरस्टैंडिंग बदलती है, हमारा परसीव करने का तरीका बदलता है। तो बेसिकली हमारा जो माइंड है वो एक इंसान खुद से कंस्ट्रक्ट करता जाता है, बदलता जाता है, उसको इवेल्युएट मतलब उसको उसका दिमाग भी इवॉल्व होता जाता है, जस्ट लाइक आर साइकोलॉजी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो साइकोलॉजी में हमने इवेल्युएशन पढ़ी, स्ट्रक्चरलिज्म से हमने चालू किया, जो किसने दिया था? विलियम वुड ने दिया था। उसने बोला माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ो। विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म दिया, उसने बोला माइंड के फंक्शन को पढ़ो। गेस्टॉल्ट हमें किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने नहीं दिया, गेस्टॉल्ट एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव, उसने बोला ह्यूमन एक्सपीरियंस को पढ़ो। फिर आया बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म ने बोला कि भाई बिहेवियर्स को पढ़ो, प्रैक्टिकल चीज यही है, एक इंसान में रिस्पॉन्स है, उसको पढ़ो। जॉन वाटसन ने वो हमें बोला। फिर आया साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस में सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि माइंड आपके बिहेवियर को बनाता है, पर कौन सा माइंड? अनकॉन्शियस माइंड। फिर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव आया, उसने बोला ग्रोथ के लिए लोग काम करते हैं, अपने इनर पोटेंशियल को जानने के लिए लोग काम करते हैं, वो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करवाता है, हमारा मतलब नेचुरल स्ट्राइविंग टू ग्रो, उसकी वजह से हम बिहेवियर करते हैं। साइकोलॉजी को ये पढ़ना चाहिए। फिर हम पढ़ रहे हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बोलता है कि हमें कॉग्निशन को पढ़ना चाहिए, मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ना चाहिए, कैसे एक इंसान चीजों को प्रोसेस करता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, हमें इसको पढ़ना चाहिए। इसके अंदर का पार्ट कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कहता है कि हमें हमारा माइंड कैसे अपनी मतलब इंफॉर्मेशन को और नया नया अपग्रेड करते रहता है, प्रोसेस करता जाता है, हमारा माइंड कैसे अपने आप को कंस्ट्रक्ट करता है, हमें उसको भी समझना चाहिए। अब इसके बाद जो टॉपिक बचे हैं ना, वो टॉपिक में मेरा रोल नहीं है, तुम्हारा रोल है। मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो, मुझे कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, ठीक है? मैं आपको समझाने के लिए यहां पर खड़ा हूं, मैं आपको साइकोलॉजी के लिए अच्छे गाइड करने के लिए यहां पर खड़ा हूं। मैं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं खड़ा हूं कि हाँ मैं आपको सब कुछ स्पून फीड करवाऊंगा। ये टॉपिक मेरा लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लर्निंग है, इसमें हमें कुछ समझना ही नहीं है। इस टॉपिक में हम क्या बात करेंगे कि साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई है ना? तो इंडिया में साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई? पहले कोलकाता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी आई। जब कोलकाता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी आई तो किस साल में आई? वो साल आपने याद करना है कि डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के अंडर सबसे पहली बार साइकोलॉजी के सिलेबस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। कब किया गया? 1959 में किया गया। फिर अगले ही साल 1916 में क्या हुआ? वही कोलकाता यूनिवर्सिटी ने क्या किया? अलग से पूरा डिपार्टमेंट बना दिया साइकोलॉजी का। तो इस तरीके से मतलब आपकी एनसीईआरटी बुक से एक टॉपिक एक बार रीड मार लेना, याद कर लेना ईयर कब कब क्या हुआ था, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं, ठीक है? ये था डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। फिर अगला टॉपिक आता है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। जैसे हर फील्ड की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, हमारी फील्ड के भी बहुत सारे सब टॉपिक है, सब पार्ट्स हैं। जैसे डॉक्टर में कोई ब्रेन का डॉक्टर है, कोई ईएनटी है, ईयर नोज थ्रोट का स्पेशलिस्ट है। हमारी फील्ड में बहुत सारी ब्रांचेस है। कोई कॉग्निशन में स्पेशलिस्ट होता है, कोई ये समझता है कि बायोलॉजी कैसे मतलब आपकी मेंटल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है, कैसे आपकी मेंटल प्रोसेस आपकी बायोलॉजी को इन्फ्लुएंस करती है, कैसे न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग कैसे हमारे अंदर डिसऑर्डर पैदा करवा सकते हैं, राइट? फिर कैसे हम डेवलप होते हैं, चैप्टर 3 हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इसी पे बेस्ड है। सोशल साइकोलॉजी, क्यों हमें ग्रुप चाहिए, क्यों कोई इंसान अकेला रहना ज्यादा पसंद नहीं करता, व्हाई वी ऑलवेज वांट पीपल अराउंड अस, एफिलिएशन की नीड क्या होती है, पावर की नीड क्या होती है, एटीट्यूड हमारे कैसे बनते हैं चीजों को लेकर, इस पे सोशल साइकोलॉजी बात करता है। जब दो अलग अलग कल्चर के लोग आपस में अगर मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, तो कैसे वो बिहेव करेंगे, अलग अलग कल्चर के लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसको पढ़ता है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, एनवायरमेंट कैसे मेंटल प्रोसेस एक्सपीरियंस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, हम कैसे एनवायरमेंट को करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी, कैसे हमारे मेंटल कुछ ट्रेट्स है ना, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हमारी फिजिकल हेल्थ को बेटर या खराब करते हैं, इस पे स्टडी करता है हेल्थ साइकोलॉजी। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, अब ये तसल्ली से समझना पड़ेगा क्योंकि यहां से बनते हैं सवाल। और ये क्या टॉपिक है और तुम्हें वैसे भी पता होना चाहिए, साइकोलॉजी फील्ड में आगे जा रहे हो। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल कौन होता है, स्कूल साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, और ये सभी लोग कैसे अलग हैं एक साइकेट्रिस्ट से। सबसे बड़ा ब्लंडर जो बच्चे करते हो पता है क्या है? मैं बच्चों से पूछता हूं बताओ कौन सा साइकोलॉजिस्ट हमें दवाइयां दे सकता है, बच्चे कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। भाई गलत बात है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट दवाइयां नहीं दे सकता है। हमारे पास एमबीबीएस की डिग्री है क्या, मेडिसिन की डिग्री है क्या? नहीं ना, मेडिसिन की डिग्री किसके पास है? साइकेट्रिस्ट के पास है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक एक लाइन में सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो माइल्ड केसेस को डील करते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट रिलेशनशिप को डील कर सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज को डील कर सकते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट स्ट्रेस को डील कर सकते हैं, माइल्ड एंजाइटी माइल्ड डिप्रेशन को डील कर सकते हैं, कंफ्यूजन लाइफ में चल रही है उसको डील कर सकते हैं, है ना? कुछ चीज आपको समझ नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं मिल रही चीजों में, आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, आपको समझ नहीं आता, ब्रेन फॉग हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में कौन हेल्प करेगा? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट।
आपको कोई डिसऑर्डर लग रहा है, सीरियस कंडीशन है, किसके पास जाओगे? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आपको पर्सनैलिटी असेसमेंट करवाना है, आपको ये चेक कराना है मुझे कोई डिसऑर्डर है या नहीं, किसके पास जाओगे? मतलब टेस्टिंग की अथॉरिटी किसके पास है? अगेन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। काउंसलिंग के पास वो नहीं होती है। ये इनमें फर्क था, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल कैसे अलग है इन दोनों से? ये दोनों कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के साथ डील करते हैं, है ना, मतलब ओवरऑल इश्यूज के साथ डील करते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ डील करता है? ये डील करता है एम्प्लॉइज की, ये एमएनसीज वगैरह में मतलब है ना इनकी जॉब लगती है, ये डील करते हैं एम्प्लॉइज की मेंटल सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉइज की मेंटल हेल्थ को ठीक रखना इनकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट या स्कूल साइकोलॉजिस्ट बोले तो ये जैसे उनका काम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन वालों का काम एम्प्लॉइज के साथ है, इनका काम बच्चों के साथ होता है। ये स्कूल के बच्चों की मेंटल हेल्थ वगैरह को सुनने समझने ठीक करने की कोशिश करते हैं। और अब आते हैं साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं? वो भी इन्हीं के जैसे क्लिनिकल काउंसलिंग के जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज को डील करते हैं, उनको ठीक करते हैं, पर किस रास्ते से? मेडिसिन के रास्ते से। और ये थेरेपीज में पावर है, बिना दवाइयों के भी डिसऑर्डर ठीक हो सकते हैं, बीमारियां ठीक हो सकती हैं। क्लास 12 में तुम पढ़ोगे, समझोगे इस बात को भी, थेरेपीज चैप्टर 5 में पढ़ोगे क्लास 12 में। तो साइकेट्रिस्ट दवाइयां देके ठीक करते हैं, वहीं साइकोलॉजिस्ट थेरेपी के थ्रू, टॉक थेरेपी के थ्रू उसको ठीक करते हैं, पूरी प्रोसेस होती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द ब्रांचेस नाउ। बाकी यहाँ पर कुछ और मेंशन है, और भी मतलब ब्रांचेस इसकी इवॉल्व होती रहती हैं, जैसे कि हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं उन स्पोर्ट्समैन की हेल्थ का, उन मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उसको मतलब अपनी स्टडीज करते रहते हैं कि कैसे कैसे एक स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस इंक्रीज करवाई जा सकती है। स्कूल वाले सोचते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कराई जा सकती है, इंडस्ट्री वाले सोचते हैं एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कराई जा सकती है, उनकी मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है। तो अपनी अपनी फील्ड रिलेटेड ये लोग रिसर्चेज और मतलब इंटरवेंशन डेवलप करते रहते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन। तो जैसे डेवलपमेंट वाला टॉपिक था, वैसा ही ये टॉपिक है। एक बार रीडिंग मारनी आपने एनसीईआरटी से कि साइकोलॉजी बाकी सभी डिसिप्लिन के साथ कैसे रिलेटेड है। ये पिक इसको बहुत अच्छे से समझाती है, दर्शाती है। देखो, साइकोलॉजी में जो बच्चा आगे जाता है, जो भी स्टूडेंट साइकोलॉजी फील्ड में आगे जाएगा, उसके पास कितना अपर हैंड है मैं आपको बताता हूं। जहां भी इंसान है वहां साइकोलॉजी है। क्या साइकोलॉजी पॉल साइंस में रिलेटेड नहीं है? बिल्कुल है। पॉलिटिकल साइंस तो मतलब इट इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, you know, the politics is all about manipulation. It is all about how you talk, how you communicate, how you leave your influence on the other person, how you can change their perceptions, right? साइकोलॉजी वहां पे रिलेटेड है। एजुकेशन साइकोलॉजी बिल्कुल रिलेटेड है। अगर एक टीचर है कोई और उसको साइकोलॉजी की नॉलेज है, साइकोलॉजी का टीचर ना भी हो, किसी और सब्जेक्ट का टीचर हो, उसको भी साइकोलॉजी की बेसिक नॉलेज दी जाती है ताकि वो बच्चों की मेंटल हेल्थ को अच्छे से समझ सके, उसके हिसाब से उनको पढ़ा सके। इकोनॉमिक्स, कैसे कंज्यूमर बिहेवियर पे हम काम करते हैं, पढ़ा इकोनॉमिक्स में, जिसके पास भी कोई इको है, डिमांड, कैसे कंज्यूमर बिहेवियर को वहां पे पढ़ा जाता है, कैसे पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर को पढ़ा जाता है, कैसे हमारी मतलब उसको पढ़ा जाता है कि अगर हम प्राइस कम कर देंगे तो इंसानों के अंदर ये बिहेवियर में कैसा बिहेवियर है इंसानों के अंदर कि प्राइस कम होगा तो वो अपने आप ही डिमांड अपनी बढ़ा देंगे, कैसे काम करता है, ये सब साइकोलॉजी वहां पर रिलेटेड है। म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, कैसे म्यूजिक हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सूद करता है। बहुत सी स्टडीज ने साबित किया है, अगर आप कुछ दिन लगातार सैड म्यूजिक सुनोगे आपका मूड भी वैसा हो जाएगा, अगर आप कुछ दिन अच्छा म्यूजिक सुनोगे आपका मूड अपलिफ्ट करता है म्यूजिक। ये सब स्टडीज हुई है। तो ऐसे ही बाकी सभी फील्ड में, कंप्यूटर साइंस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी अगर नहीं होती तो आज चैट जीपीटी नहीं हो पाता। हम इंटेलिजेंस को समझ पाए हैं साइकोलॉजी की वजह से, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की वजह से, और उसी की वजह से इवेंचुअली आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम समझ पाए हैं, राइट। इंसान के माइंड को समझ पाए हैं, तभी हम आर्टिफिशियल माइंड की आज बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज बात करते हैं। ऐसे ही सभी फील्ड्स में और भी सभी फील्ड्स में हमारी साइकोलॉजी इंटरलिंक्ड है। साइकोलॉजी की नॉलेज इन सभी फील्ड्स में हेल्पफुल रहती है। इसीलिए कहा जाता है जो बच्चे के पास साइकोलॉजी की डिग्री है उसके पास एक अपर हैंड है। ये सभी फील्ड्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो भी आपको आपकी साइकोलॉजी की डिग्री हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए आपकी मदद करेगी, आपको चीजें और बेटर समझ आएंगी। बाकी एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना, you will obviously be able to understand it। तो अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। याद है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में क्या बोला था मैंने? एक तो ये कि तुम्हें चैप्टर समझ आएगा, आई बिलीव तुम्हें आया होगा समझ। दूसरा मैंने ये कहा था कि साइकोलॉजी साइंस है, पर किसकी? तुम्हारी। साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ यू, तुम्हारी साइंस है। तो अगर तुम्हारी साइंस है तो तुम्हारी जिंदगी से रिलेटेड नहीं होगी क्या? क्या तुम इन थ्योरीज को अप्लाई नहीं कर सकते क्या? ऑब्वियसली कर सकते हो। साइकोलॉजी पढ़ने के क्या फायदे होते हैं, वही हमारा टॉपिक है। साइकोलॉजी सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, साइकोलॉजी ये सेटिस्फाई करता है हमारी क्यूरियोसिटी ऑफ माइंड को, पर इसके साथ साथ ये हमें बताता है हमारे सॉल्यूशन,
हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी ये सब्जेक्ट हमें बताने की पावर रखता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां जो लिखा है वो तो आप पढ़ ही लेना, इसके अलावा जो कुछ बेसिक और बातें हैं वो सुनो, जो आप लिख सकते हो अपने आंसर में, और खुद भी सोचना थोड़ा सा, ठीक है? जरूरी नहीं आपने रटना है। हालांकि नोट्स में आपके रेफरेंस के लिए मैंने पॉइंट लिख दिए हैं, आप ये लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर भी अपना भी दिमाग लगाना। क्या लगता है तुम्हें, साइकोलॉजी पढ़ने से कैसे तुम्हारी जिंदगी बेटर होती है? मुझे एक अपना पर्सपेक्टिव कमेंट में पक्का बताना, ठीक है? मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा, मैं पढ़ूंगा उसको बिल्कुल। आप मुझे कमेंट में बताएंगे आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से साइकोलॉजी कैसे आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है। साइकोलॉजी की नॉलेज है ना, यहां पर कुछ आइडिया लिखे। एक एक मेरा पर्सपेक्टिव मैं बताता हूं। मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि साइकोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं ना, तो हम और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, हम और बेटर तरीके से खुद को और अपने आसपास के रिश्तों को समझ पाते हैं। अगर हमें साइकोलॉजी अच्छे से समझ आ गई तो और कुछ हो या ना हो, पता है एक चीज क्या आती है, हमारे अंदर आ जाती है एम्पैथी। और आज की हमारी दुनिया में इसकी बहुत जरूरत है। हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, हर किसी को एक दूसरे से जेलसी है, नफरत है, पता नहीं क्यों रैंडमली लोग इतना हेट आजकल फैला रहे हैं हमारे समाज में। ज्यादा साइकोलॉजी स्टूडेंट्स की नीड है हमें, क्योंकि एक साइकोलॉजी स्टूडेंट, और कुछ हो ना हो, एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हमेशा, अच्छा साइकोलॉजी स्टूडेंट अगर उसको साइकोलॉजी की नॉलेज है तो वो हमेशा एम्पैथेटिक होता है। क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है कि कैसे हर जो भी इंसान बुरे तरीके से बात कर रहा है, बुरा बोल रहा है, अच्छा नहीं बोल रहा, वो कुछ गलत बातें कर रहा है, भाई उसकी भी बेचारे की साइकी खराब होगी, उसकी भी कोई एक्सपीरियंसेस खराब होंगे, उसकी भी जिंदगी में शायद कोई ट्रॉमा होगा। हमें किसी को के साथ भी रूड नहीं होना होता है। तुम्हें नहीं पता वो किस कंडीशन से गो थ्रू कर रहा है। ये चीजें एज अ टॉपिक हम पढ़ते हैं, ये एम्पैथी एज अ टॉपिक तुम पढ़ोगे। ये वर्ड क्लास 12th में बहुत बार तुम्हारे सामने आएगा। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यू नो, बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन विदाउट जजिंग देम, ये सारी चीजें हम एज अ टॉपिक अपने सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो इसीलिए और कुछ हो ना हो, साइकोलॉजी हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट हमें जिंदगी जीना सिखाता है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट हमें, जैसा मैंने बोला, अपने आप को बेटर समझना सिखाता है, अपने रिश्तों को बेटर समझना सिखाता है। और तो और साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने से आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर होते हैं, उसका ध्यान रख पाते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक, कि कैसे साइकोलॉजी की नॉलेज आपकी रियल लाइफ से अप्लाई करती है। जितने भी यहाँ पर थ्योरीज हम साइकोलॉजी फील्ड में पढ़ते हैं, उन सभी थ्योरीज का रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है। अच्छा, इवान पेवलोव ने स्टडी करी कि हम डॉग को भी कोई बिहेवियर सिखा सकते हैं। बीएफ स्किनर ने स्टडी करी कि हम रैट को बिहेवियर सिखा सकते हैं। तो क्या उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई इंसानों पे नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, तभी तो एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये हमारी फील्ड की खासियत है, जो भी इसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं उन सभी एक्सपेरिमेंट को आप अपनी जिंदगी में भी उतार सकते हो, अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हो, और ये आपकी जिंदगी को बेटर बना देगा ये सब्जेक्ट। बाकी इन पॉइंटर्स को आप रीड करना, और आपको जो समझ आया, आपकी जो मान्यता है, आप जो मानते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि कैसे आपकी जिंदगी को बेटर बना सकता है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। और आज इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। ये हमारे फ्लो चार्ट्स हैं, ये रिवीजन के काम आते हैं। ये जो फ्लो चार्ट है आप देख सकते हैं, 2 पेजेस में पूरा चैप्टर खत्म। जो भी हमने ऊपर पढ़ा ना, ये 2 पेजेस में पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है फ्लो चार्ट में। ये आपके रिवीजन में काम आते हैं, तो आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। अदरवाइज इफ यू कैन अफोर्ड स्मॉल प्राइस ऑफ रुपीज अप्रोक्सीमेटली 299 रुपीज, कभी कभार उससे भी कम होता है, वेबसाइट में हमारी चेक कर लेना। अगर आप छोटा सा अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हमारे इन नोट्स को, 8 चैप्टर के, ऑल 8 चैप्टर्स आर कवर्ड हियर इन आवर नोट्स, राइट? आप 8 चैप्टर के हमारे नोट्स को, जैसे चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया, ऐसे सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इन जस्ट द प्राइस ऑफ अ पिज्जा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो नाउ। जो मैंने वादा किया था मैंने वो पूरा किया। एक वीडियो में बहुत अच्छे से आपको चैप्टर मैंने समझाने की कोशिश करी। अगर आपको मेरी कोशिश, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, उससे थोड़ी सी हमें मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी है यार। साइक शॉट्स इज हेयर फॉर एवरीवन एक्चुअली। जो बच्चे फी अफोर्ड कर सकते हैं वो हमसे हमारी ट्यूशन क्लासेस में लाइव मोड में पढ़ते हैं, बट जो बच्चे ट्यूशन फी अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं उनके लिए भी हम एक बेयर नॉमिनल से प्राइस में हम अपने नोट्स अवेलेबल करवाते हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी ऑलरेडी एनसीईआरटी कंप्लीट है, दोबारा मैं आपको करवा रहा हूं। सो ऑल दैट यू नीड टू डू इज जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, एंड वी विल हेल्प यू इन साइकोलॉजी। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।